हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, वो भी प्रत्येक सेट में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारा पहला है राउल्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में इतनी बार पूछा जा चुका है। दूसरा है हमारा हेनरी का नियम। तीसरा है हमारा क्वेश्चन कि कोलोराउस का नियम। और चौथा है फैराडे का नियम। आज के इस वीडियो में हम इन चारों क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला है कि राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, चलिए इसके सूत्र को भी देखेंगे, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए राउल्ट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक नियम दिया था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, और जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अर्थात वाष्प दाब का अवनमन बराबर मोल प्रभाज होता है। तो वाष्प दाब के अवनमन को हम किससे दर्शाते हैं? तो P0 माइनस PS अपान P0 अब बराबर मोल प्रभाज हो जाएगा बिलियन का यन, जो कि हमारा विलय के मोलों की संख्या है, बटा में बिलियन की मोलों की संख्या यन प्लस कैपिटल यन है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जहां P0 विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब है, और P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन, और यन विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल यन विलायक के मोलों की संख्या, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यन प्लस यन हमारा बिलियन के मोलों की संख्या आ जाएगा। तो ये था राउल्ट का नियम। चलिए अब देखेंगे हम हेनरी का नियम। दूसरा हमारा टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है, और बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम। तो देखिए हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, आंशिक दाब का मतलब प्रेशर, आंशिक दाब बहुत कम दाब, विलयन में गैसों के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। हेनरी ने एक नियम दिए थे जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन के गैसों के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज को हम यक्स से डिनोट करते हैं, अर्थात आंशिक दाब P बराबर P समानुपाती मोल प्रभाज। तो यहाँ पर आंशिक दाब को हम P से दर्शाते हैं, और यहाँ पर मोल प्रभाज यक्स है तो P। अब हम यहाँ पर समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जो कि यहाँ पर KH है। इसे हम हेनरी नियतांक कहते हैं। तो P बराबर हमारा KH इंटू यक्स, जहाँ KH एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, या हेनरी नियतांक। यही है हेनरी का नियम की P बराबर KH इंटू यक्स। हेनरी के नियमानुसार किसी गैस का आंशिक दाब P गैस के मोल प्रभाज के विलयन के गैस के मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होता है। यही है हेनरी का नियम। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा तीसरा है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है? तो देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी चालकता लेमडा EQ, यहाँ पर EQ के पावर अनंत, मतलब अनंत यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है अनंत तनुता पर। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। तो कोलराउस ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कि मान लीजिए कोई अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी चालकता, इसे यम से भी दर्शाते हैं। तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्य में उपस्थित, तुल्यांकी चालकता किसके बराबर हो जाएगा? तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के तुल्यांकी चालकता के योग के। तो यहाँ पर धनायन का यहाँ पर हो जाएगा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, कोष्ठ में प्लस, ये हो जाएगा हमारा धनायन, और ये हमारा अनंत तनुता पर ऋणायन। इन दोनों के योग के बराबर होता है, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। चलिए अब इस पर हम एक उदाहरण देखेंगे। मान लेंगे कि हमारा यहाँ पर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ, यहाँ पर अनंत तनुता पर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारा यहाँ पर NaCl ही ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को। तो जब इसको हम, यह किसके बराबर होगा? NaCl। तो यह हो जाएगा अनंत तनुता पर धनायन सोडियम, यहाँ पर Na, यहाँ पर प्लस ऋणायन Cl।
Cl हमारा माइनस होता है, तो Cl क्लोरीन के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। चलिए, ये था हमारा कोलराउस का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब है अगला हमारा नियम, फैराडे का नियम। तो हमारा अब है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम किसे कहते हैं और फैराडे के कितने नियम है, इसको देखेंगे। तो देखिए, फैराडे का नियम, फैराडे हमारे एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने सन 1833 ईस्वी में विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा तथा प्रवाही धारा के बीच संबंध का अध्ययन किए। देखिए, फैराडे एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने सन 1833 ईस्वी में वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का मात्रा तथा प्रवाही धारा के बीच संबंध का अध्ययन किए कि जब हम किसी वैद्युत अपघटन में, वैद्युत मतलब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मतलब धन तथा ऋण सिरे पर कौन सा पदार्थ उपस्थित हो जाएगा, इसका इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और इन्होंने दो नियम दिए थे, जिसे फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम से जाना जाता है। तो चलिए, फैराडे के प्रथम नियम को पहले देखेंगे। तो फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन अथवा गलित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान उसमें प्रवाहित कुल आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे ने प्रथम नियम दिया था जब उन्होंने सन 1833 ईस्वी में अपना पहला नियम दिया था। तब उन्होंने पहले नियम में यह व्याख्या किया था कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन अथवा गलित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ की कुल मात्रा उसमें प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यदि किसी इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ एकत्रित होगा, उसमें जितनी धारा प्रवाहित की जाएगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार यदि हम किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रोड पर पदार्थ उपस्थित होगा, पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर अब कि यदि किसी विलयन में प्लस Q आवेश प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ की मात्रा W हो तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि जो पदार्थ की मात्रा W है वह वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। अब देखिए, हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा हमारा। तो यहाँ पर W बराबर हमारा हो जाएगा Z Q, W बराबर ZQ, जहां Z हमारा एक समानुपाती नियतांक है। देखिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो एक नियतांक आएगा हमारा Z, और Z जहां हमारा एक समानुपाती नियतांक है, यहां पर लिख सकते हैं हम कि जहां Z समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत अपघट्य का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे वैद्युत अपघट्य का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं Z को, जहां हमारा जो Z है वह एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम वैद्युत अपघट्य का रासायनिक नियतांक भी कहते हैं। तो अब देखिए, W बराबर हमारा क्या आ गया, तो W बराबर हमारा आ गया यहाँ पर Z इंटू Q। यदि यह हमारा Q है, जो कि आवेश है जो हमारे वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित की जा रही है, तो Q बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम Q बराबर IT रख सकते हैं, आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। तो ये हो जाएगा हमारा W बराबर Z इंटू IT पुट कर दिए। अब देखिए, W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो W बराबर हमारा हो जाएगा ZIT। ये है हमारा फैराडे का प्रथम नियम, ये हो जाएगा फैराडे का प्रथम नियम, W बराबर ZIT। अब देखिए, यदि हम चाहेंगे तो यहाँ पर Z को भी परिवर्तित कर सकते हैं, जहां Z हमारा समानुपाती नियतांक है, जिसे हम वैद्युत अपघट्य का रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो Z को हम किस में बदल देंगे, तो हम इसको हम तुल्यांकी भार के रूप में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा W बराबर, ये हो जाएगा W बराबर E अपान F IT हो जाएगा। ये भी एक सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल लगते हैं, दोनों फार्मूलों पर क्या लगता है, न्यूमेरिकल लगता है, जो कि 3-3 अंक में न्यूमेरिकल
पूछे जाते हैं। तो यही हो जाएगा, जहां हमारा ई तुल्यांकी भार है और जहां यफ हमारा ये है हमारा फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 9000, जिसका यहाँ पर मान होता है 96,500 गुलाम होता है फैराडे नियतांक का मान। चलिए यहाँ पर लिखा भी हूं मैं, आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए जहाँ डब्ल्यू हमारा इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ की मात्रा, ई हमारा तुल्यांकी भार, आई हमारा विद्युत धारा, टी हमारा समय और यफ फैराडे नियतांक, यफ जिसका फैराडे नियतांक का मान है 96,500 गुलाम होता है। आपको जब इस पर न्यूमेरिकल लगेगा तो आपको इस सूत्र का, इन दोनों सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और फैराडे के नियम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब फैराडे के दूसरे नियम को देखेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम, देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। तो फैराडे का द्वितीय नियम, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा फैराडे का द्वितीय नियम को। देखिए कह रहा है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों, मतलब यदि बहुत सारे हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो विलयनों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। अर्थात जो हमारा पदार्थ हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, वह समान समय में प्रवाहित कुल आवेश के क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती यहाँ पर हो जाएगा। ये है हमारा आवेश क्यू। ये है हमारा फैराडे का प्रथम नियम। अब देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है यहाँ पर कि तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन हमारा फैराडे का प्रथम नियम था कि वह प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होगा। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू, ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो डब्ल्यू अनुक्रमानुपाती ई हो जाएगा। अब कह रहा है हमारा कि यदि श्रेणी क्रम में विभिन्न वैद्युत अपघट्य जुड़े हो, तो श्रेणी क्रम में यदि एक से अधिक यहाँ पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ जुड़े हो तो उसके लिए जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा W1/W2 बराबर E1 अपान E2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 1 वाले को एक तरफ करेंगे और 2 वाले को एक तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा W1/E1 हो जाएगा बराबर W2 अपान E2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा फैराडे का द्वितीय नियम का सूत्र या व्यंजक, जो कि इसी पर न्यूमेरिकल लगते हैं। अब देखिए यदि 3 सेलों के लिए 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, लिखेंगे यहाँ पर यदि 3 सेल का मतलब सेल भी एक हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ भी है। तो यदि 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो 3 अगर सेल हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उसके लिए जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि W1/E1 बराबर W2/E2 और बराबर तीसरा जो सेल होगा उसके लिए W3/E2 W3/E3। यदि 3 से अधिक श्रेणी क्रम में जुड़े हों सेल तो उसके लिए भी इसी प्रकार सूत्र आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये था हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि ये सब टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे 100% गारंटी के साथ।